+2 जिला स्कूल गिरिडीह से हूँ और मैं आज 11th के क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रारंभिक नगर लेखन कला और शहरी जीवन और फोकस मंडीरा चैप्टर पर आप सबों से डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं निम्न बिंदुओं के साथ इस चैप्टर का आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करूँगी, जिसमें मैं पहला बिंदु के रूप में विषय परिचय के बारे में चर्चा करूँगी। बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चैप्टर होता है उसको हम लोग सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, यानी उसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को जानना है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग विषय परिचय देते हैं। ठीक है, तो विषय परिचय है कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मानव का विकास हुआ और वह किस तरह से युग परिवर्तित करके वे नवपाषाण युग में पहुंचे। ठीक है, तो जब हम विषय परिचय के बारे में चर्चा करेंगे तो इस चैप्टर के अनुसार हमें पढ़ना है कि प्रारंभिक शहर का विकास कहाँ हुआ था और किस तरह से हुआ था। सबसे पहले शहरी या फिर प्रारंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ था, तो इस विषय में है कि जब हम नवपाषाण युग में पदार्पण किए, नवपाषाण युग में हम इन किए तो वहाँ से फिर मानव सभ्यता का इतिहास क्रमबद्ध ढंग से विकसित होते गया। तो हम जब विषय परिचय का वर्णन करेंगे तो उसमें है सबसे पहले कि पाषाण युग, इसके बाद आता है धातु युग, इसके बाद आता है ताम्र युग, इसके बाद आता है कांस्य युग। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले पाषाण युग में प्रवेश किया, उसके बाद वह फिर धातु युग में प्रवेश किया। धातु युग में प्रवेश करने के बाद संभव था सबसे पहले सोना ही मिला, लेकिन वह इतना मुलायम और कम था कि उसका औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तब लोगों ने तांबे का खोज किया और जब मानव ने तांबे का खोज किया तो यह भी धातु युग की ही एक अवस्था थी और उसे ताम्र युग के नाम से जाना गया। ठीक है, ताम्र युग के बाद मनुष्यों ने कांसा की खोज किया। और कांसा क्या चीज़ है? कांसा तांबे को और ज़्यादा मात्रा में, तांबे में ज़्यादा मात्रा में जब हम टीन को मिश्रित करके एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं तो उसको हम कांस्य मिश्र धातु बोलते हैं, जो अधिक कठोर और मजबूत होता है। तो लोगों ने इस कांस्य युग में कांस्य का निर्माण किया, यानी तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु बनाया गया और इससे वे अपने औजार या बहुत सारी चीजें बनाना शुरू किया। तो मनुष्य जब कांस्य युग में पहुंचा, वहीं से हम देखते हैं कि शहरी जीवन का शुरुआत होता है। शहरी जीवन या हम कह सकते हैं कि यहीं से आरंभिक नगर का उदय होता है। आरंभिक नगर का यहीं से उदय होता है। अब बात आता है कि आरंभिक नगर सबसे पहले कहाँ विकसित हुए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इराक को फोकस करके पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि इराक कौन सा देश है। तो मेसोपोटामिया को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया तो कहा जाता था, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो वही मेसोपोटामिया क्या बना, इराक के नाम से जाना जाता है, जो आज भी हम उसे आधुनिक
इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना के बाद हम दूसरा चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय। ठीक है, मेरा दूसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय। बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया कि विषय परिचय में ही हमने बताया कि किस तरह से पाषाण युग से धातु युग में ताम्र युग के बाद फिर कांस्य युग और इसके बाद कांस्य युग में ही आरंभिक नगरों का उदय हुआ। और यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था, जिसे कि हम आज उसे आधुनिक इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक है। ठीक है, अब हम लोग इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिचय में हम ये बताएंगे कि विश्व में कांस्य युगीन सभ्यता जब उत्पन्न हुआ तो बहुत सारी सभ्यताओं का अलग अलग जगहों पे विकास हुआ, जिसमें है कि विश्व में मुख्य रूप से 4 प्राचीन सभ्यताएं का विकास हुआ जो प्रमुख है। सबसे पहले है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो विश्व की प्रमुख 4 प्राचीन सभ्यताएं, कौन कौन सा था? इसमें पहला था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसका विकास कहाँ हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, दजला फरात नदी के बीच हुआ था। ठीक है, और दूसरी जो प्राचीन सभ्यता थी वो था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसका कहाँ विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। नील नदी के किनारे। ठीक है, ये था विश्व की दूसरी प्राचीन सभ्यता। अब हम तीसरी सभ्यता की बात करते हैं। तो विश्व की तीसरी प्राचीन सभ्यता हमारा ही देश, जिसे कि हम कहाँ रहते हैं? इंडिया, और उसे हम भारत भी बोलते हैं। तो भारत में भी एक प्राचीन सभ्यताएं उसी समय फली फूली या फिर विकसित हुई जिस समय की मिस्र में प्राचीन सभ्यता विकसित हुई और मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्पन्न हुई। इसी तरह से भारत में भी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम 2 नामों से जानते हैं, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता। पहले क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, लेकिन जब सबसे पहले जो सभ्यता का स्थल मिला वो हड़प्पा में मिला, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो तीसरी प्राचीन सभ्यता विश्व की थी वो थी हमारे ही देश यानी भारत की ही हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो तीसरी सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सभ्यता कहाँ हुआ था? यह सिंधु
प्राचीन सभ्यता, जो हमारे ही देश में हड़प्पा नामक स्थान में, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है और वहाँ विकसित हुआ, इसलिए इसको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया और बाद में इसी को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी में विकसित हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व की चौथी प्राचीन सभ्यता, जो क्या है? विश्व की चौथी प्राचीन सभ्यता को हम चीन की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चीन की सभ्यता, ये कहाँ विकसित हुआ था? यह हांगहो नदी के तट पर विकसित हुआ था, जिसे यांगत्से सीकियांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीन की जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? हांगहो नदी के किनारे, जिसे यांगत्से सीकियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम मेसोपोटामिया की सभ्यता से आप सबों को परिचय दिलाते हैं, तो हमारा ये चर्चा इन तीनों प्राचीन सभ्यताओं के बिना अधूरा रहता है। यानी हमारे 11वीं के छात्रों या फिर विद्यार्थियों को ये जानने की आवश्यकता है कि हमारे विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ, जिसमें पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फ्रात नदी के घाटी में उत्पन्न हुआ या विकसित हुआ, और दूसरा है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे विकसित हुआ, और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, और चौथा हमारा है चीन की सभ्यता, जो हांगहो नदी के तट पर विकसित हुआ। ये तो हमारे विश्व की प्राचीन 4 सभ्यताओं का परिचय था। और इसमें जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं या आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उसमें है प्रारंभिक नगर का। तो प्रारंभिक नगर का जो विकास हुआ, यानी जहाँ से हमारा शहरी जीवन स्टार्ट हुआ, नगरों का विकास हुआ, वो सबसे पहले हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही पता चलता है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिचय के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फ्रात नदी घाटी के बीच में विकसित हुआ था, और आज जो इराक है वह पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, और मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या हुआ? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक हुआ। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कितनी सभ्यताओं का, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही सभ्यता नहीं थी, यहाँ पे 3 सभ्यताओं का संयुक्त रूप से विकास हुआ था, और ये 3 सभ्यताएं कौन कौन थी वो हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें पहला है हमारा सुमेर की सभ्यता। सुमेर की सभ्यता, ठीक है, और दूसरा है हमारा बेबी लोन की सभ्यता। ठीक है, और तीसरा हमारा है ऑस्ट्रिया की सभ्यता।
ही इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आज जो इराक प्रेजेंट है उससे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाता था। विश्व में जो सबसे प्राचीन नगरों का विकास हुआ वो मेसोपोटामिया में हुआ था। और मेसोपोटामिया में संयुक्त रूप से देखा जाए तो 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था। उसमें से पहला है सुमेर की सभ्यता का विकास। ठीक है, सुमेर की सभ्यता का विकास, और दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता का विकास, और तीसरा है असीरिया की सभ्यता का विकास। बेबीलोन की सभ्यता को हम लोग अकादियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अकादियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यह अकादियन साम्राज्य था, और वहाँ पे उस अकादियन साम्राज्य का जो राजधानी था वो बेबीलोन था। और बेबीलोन इतना प्रसिद्ध हो गया था कि अकादियन सभ्यता के नाम की जगह पे उसे बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से भी लोग जानना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और बेबीलोन की सभ्यता एक चीज और के लिए भी विख्यात है, और वो क्या है, वहाँ के हम्मुराबी की विधि संहिता। ठीक है, हम्मुराबी की विधि संहिता के कारण बेबीलोन की जो सभ्यता है वो भी सुप्रसिद्ध सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है असीरिया की सभ्यता। यानी देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था। पहला था सुमेर की सभ्यता, उसके बाद अकादियन सभ्यता जिसे कि हम बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा था असीरियन सभ्यता। ठीक है, अगला हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और उसका भौगोलिक परिचय। ठीक है, तीसरा मेरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है और उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो हम लोग तीसरे पॉइंट में क्या चर्चा करेंगे, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था और मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था या फिर स्थिति। ठीक है, स्थिति एवं इसी के साथ हम इस सभ्यता की विशेषता के बारे में बताएंगे एवं विशेषताएं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या था। चूंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला फरात नदी घाटी के बीच में जो जगह था उसमें उसका विकास हुआ। ठीक है, और दजला फरात जो नदियाँ थी उसका जो जल था वो फरात घाटी में फरात नदी में गिरती थी। ठीक है, फरात की खाड़ी में गिरता था। सुमेर प्रदेश, सबसे पहले तो कि नदियों के किनारे पर सबसे पहले मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता का विकास हुआ, और सुमेर सभ्यता के उत्तर पश्चिम में जहाँ पे सुमेर सभ्यता का विकास हुआ उसके जस्ट उत्तर पश्चिम में क्या था, अकादियन साम्राज्य था। ठीक है, अकादियन साम्राज्य था, और अकादियन साम्राज्य का जो राजधानी था वह बेबीलोन था। क्या था, अकादियन साम्राज्य का जो राजधानी था वो बेबीलोन था, और वहाँ पे बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ। और बेबीलोन की सभ्यता जो है हम्मुराबी की विधि संहिता के लिए विश्व प्रसिद्ध या विख्यात है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जहाँ पे अकादियन सभ्यता अर्थात बेबीलोन की सभ्यता का उदय हुआ उसके जस्ट उत्तर पश्चिम अगर हम देखें तो असीरिया का साम्राज्य था जिसका की राजधानी असूर था, और वहाँ पे असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो ये उसका मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति था। ठीक है,
इत्यादि का निर्माण किया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटा हुआ था। मेसोपोटामिया को हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला है मेसोपोटामिया मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी मेसोपोटामिया, उत्तरी मेसोपोटामिया, ठीक है, और दूसरा था दक्षिणी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया। हाँ, तो बच्चों हम क्या पे बात कर रहे थे? बात कर रहे थे मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति एवं उसकी विशेषता। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति तो हम बताएं कि मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था। सबसे पहले सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ था, और सुमेर की सभ्यता से जस्ट उत्तर पश्चिम अकादियन साम्राज्य था, जहाँ पे कि बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ था। अकादियन साम्राज्य को अकादियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेबीलोन राजधानी था और वह विधि संहिता हम्मुराबी की विधि संहिता के लिए विश्व प्रसिद्ध था, इसलिए उसको बेबीलोन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और आगे था असीरियन सभ्यता। तो बेबीलोन की सभ्यता या फिर अकादियन सभ्यता के जस्ट उत्तर पश्चिम में असीरियन सभ्यता का विकास हुआ था। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है भौगोलिक स्थिति के रूप में हम देखने के लिए। पहला है उत्तरी मेसोपोटामिया और दूसरा है दक्षिणी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को हम अगर भौगोलिक अध्ययन के लिए बात करते हैं, खास करके वहाँ की सभ्यता के विकास के लिए, तो इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है उत्तरी मेसोपोटामिया, दूसरा है दक्षिणी मेसोपोटामिया। ठीक है ना। उत्तरी मेसोपोटामिया में असीरिया साम्राज्य का विकास हुआ था। असीरिया साम्राज्य का विकास हुआ था। ठीक है, और दक्षिणी मेसोपोटामिया भी दो भागों में बटा हुआ था। वो था यहाँ पे दक्षिणी में हुआ था अक्काद एवं सुमेर। ठीक है, अक्काद एवं सुमेर मतलब कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति को हम दो भागों में डिवाइड करके वर्णन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उत्तरी मेसोपोटामिया और दक्षिणी मेसोपोटामिया। ठीक है, इन्हीं के बीच में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें कि उत्तरी मेसोपोटामिया में असीरिया साम्राज्य का विस्तार हुआ था, जिसकी राजधानी अशूर थी, और दक्षिणी मेसोपोटामिया में 2 साम्राज्यों या फिर सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें अकादियन साम्राज्य या फिर उसको बोलते हैं बेबीलोन की सभ्यता, जिसकी की राजधानी बेबीलोन थी, और सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था। ये हमारा तीसरा था। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे चौथे पॉइंट पे। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे आप सबों से चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया में नगरों का विकास। मेसोपोटामिया में नगरों का विकास, ये हमारा है चौथा पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में ही दिया हुआ है कि प्रारंभिक नगर का विकास, जहाँ पे लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में चर्चा करना है। तो अगर देखा जाए तो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, या मेन पॉइंट्स आया है कि मेसोपोटामिया में नगरों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में तीनों सभ्यताओं में अलग अलग नगरों का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें तीनों की सभ्यताएं कौन कौन थी। सुमेर की सभ्यता सबसे पहले आई थी, सुमेर की
3200 ईसा पूर्व के अभिलेखों द्वारा 3200 ईसा पूर्व के अभिलेखों के द्वारा सुमेर की सभ्यता में किन नगरों का विकास हुआ था उसके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण या फिर बोलिए कि लेखीय प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं, जिसमें देखा गया है कि सुमेर की सभ्यता में किन किन नगरों का उदय हुआ था। उसमें था कीस पहला, दूसरा था एरेक एवं उर था, ठीक है। इसके अलावा भी हैं निपुर, इसके बाद में है एरिडू, क्या है एरिडू, ठीक है। इसके बाद में है लारसा और क्या है ठीक है। इन सारे नगरों का विकास हुआ था। सुमेर की सभ्यता में किन नगरों का विकास हुआ था? कीस, एरेक, उर, निपुर और एरिडू, लारसा तथा निवेश, इन सारे नगरों का विकास हुआ था। उसी तरह से मेसोपोटामिया में नगरों के विकास का जो दूसरा था वो था अकादियन सभ्यता। अकादियन सभ्यता, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अकादियन सभ्यता की जो राजधानी थी वो था बेबीलोन, ठीक है। और बेबीलोन जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? हम्मुराबी की विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ भी बहुत सारे नगरों का उनका विकास हुआ, जिसमें है निपुर, एरिडू, निनिवे, लगास, निनिवे इत्यादि, इन सारे नगरों का यहाँ पे भी विकास हुआ। इसके बाद है आ जाता है हमारा असीरियन सभ्यता। असीरियन सभ्यता, ठीक है। क्या था असीरियन सभ्यता? तो अब हम देखेंगे कि असीरियन सभ्यता के अंतर्गत कितनी कौन कौन से शहरों का विकास हुआ था। वो है सारगोनपुर, ठीक है, सारगोनपुर, असूर, कल्खी, इन सारे नगरों का विकास हुआ। तो मेसोपोटामिया के नगरों के विकास में उसे भी हम तीनों की सभ्यताओं के नगरों के बारे में जानेंगे कि सुमेर की सभ्यता में कीस, एरेक, उर, निपुर, एरिडू और लारसा तथा निनिवे नगर का विकास हुआ। उसी तरह से अकादियन सभ्यता में जिसकी की राजधानी बेबीलोन थी, वहाँ भी बेबीलोन के अलावे कौन से नगर का हुआ था? निपुर, एरिडू, लगास, लारसा, एरिवे इत्यादि यहाँ पे भी नगर थे। उसी तरह से असीरियन सभ्यता में भी नगरों का उदय हुआ, जिसमें कि है सारगोनपुर, असूर, कल्खी इत्यादि नगरों का विकास हुआ। हमने देखा चौथे पॉइंट में कि मेसोपोटामिया में किन किन नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। अगला हम चर्चा करेंगे 5वें पॉइंट पे, जो है हमारा शहरीकरण में सहायक कारक, है। अगला मेरा चौथा पॉइंट है शहरीकरण में सहायक कारक। शहरीकरण
सहायक कारक। ठीक है, पिछले पॉइंट में हमने देखा कि मेसोपोटामिया में किन किन नगरों का विकास हुआ, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों आपसे कि नगरों का विकास तो हुआ, लेकिन इन नगरों के विकास के प्रति कौन से कारक उत्तरदायी थे, यानी किन कारणों के वजह से या किन कारकों की वजह से इन नगरों का विकास हुआ था, जिसको कि हम अगले पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे कि शहरीकरण में सहायक कारक कौन कौन से थे, जिसको कि हम लोग निम्न बिंदुओं के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। इसे हम सबसे पहले देखेंगे, पहला हमारा है फर्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि मंदिर। पहला पॉइंट क्या है, मंदिर। यहाँ पे हमें देखना है कि मंदिर किस तरह से शहरीकरण में सहायक हुए। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राकृतिक उर्वरता। प्राकृतिक उर्वरता, प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन। प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन का ऊंचा स्तर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन का ऊंचा स्तर। ये भी शहरीकरण में सहायक कारक है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा उद्योगों का विकास। उद्योगों का विकास, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा उद्योगों का विकास। और अगला पॉइंट है मेरा, और कौन से कारक है, नेक्स्ट कारक है आपका उन्नत व्यापार। उन्नत व्यापार। ठीक है, और पांचवा हमारा है सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, और छठा है हमारा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। ठीक है, और अगला है सातवां हमारा कुशल परिवहन। कुशल परिवहन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, शहरीकरण में सहायक तत्व। शहरीकरण में किन किन कारक थे जो कि शहरीकरण को विकसित होने में उसकी मदद की है। इसके अंतर्गत सबसे पहला है मंदिर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मंदिर किस तरह से सहायक हुआ। जब मेसोपोटामिया में नगरों का उदय हुआ तो उनका मुख्य केंद्र मंदिर ही होता था। वहाँ पे जो प्रशासक होते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था, यानी नगरों के प्रशासक को पुरोहित कहा जाता था, और उनकी जो गतिविधियों का केंद्र होता था वो मंदिर होता था। और नगर के बीचों बीच में भव्य और ऊंचा मंदिर का निर्माण किया जाता था, और ये मंदिर जो होता था उनकी सारी गतिविधियों, चाहे खास करके पढ़ाई लिखाई हो या फिर सांस्कृतिक गतिविधि हो, फिर सामाजिक गतिविधि हो, या फिर किसी भी तरह की जो गतिविधियां होती थी, उनका मुख्य केंद्र होता था मंदिर, जिसके चारों ओर वहाँ के लोग एकत्रित होते थे। और इसने वहाँ शहरीकरण के विकास में काफी मदद किया। तो हम मंदिर को प्रथम कारक के रूप में कह सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के विकास नहीं, मंदिर के द्वारा ही वहाँ पर नगरों के विकास को सबसे प्रथम कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्यान्न का उच्च स्तर। तो देखा जाता है कि नगर का विकास कब होता है, जब प्राकृतिक उर्वरता अधिक होता है। जितनी सारी मेसोपोटामिया की जितनी सभ्यताएं थी, चाहे सुमेर सभ्यता हो, अकादियन सभ्यता हो, या फिर सीरिया की सभ्यता हो, ये सारी सभ्यताएं नदी घाटों के किनारे ही हुई थी। नदी घाटी के किनारे जो भूमि होती है बहुत ही
उपजाऊ होती है, जिससे कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, और वहाँ पे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बहुत ही अच्छे से होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन किया गया और फिर उसे वहाँ से बेचने के लिए नगरों में ले जाया गया। तो इस तरह से खरीद फरोख्त यानी खरीद बिक्री के सिलसिले में भी वो आगे रहा। इसी वजह से शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हमारा है उद्योग का विकास। चूंकि मेसोपोटामिया में नगर का उदय में उद्योग का विकास मुख्य भूमिका निभाया, यानी वहाँ पे विभिन्न तरह के उद्योगों का विकास हुआ, जिससे कि हम औद्योगिकरण का विकास भी कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र निर्माण के लिए उद्योग, धातु उद्योग हो गया, सिक्कों को ढालने का उद्योग, इसके बाद हो गया भवन निर्माण उद्योग, या फिर क्या कहलाता है घरों का निर्माण या फिर बर्तनों के निर्माण में, यानी विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, जिसकी वजह से शहरीकरण का विकास में वह सहायक सिद्ध हुआ। अगला है हमारा उन्नत व्यापार। जब हमारी उर्वरता पूर्ण भूमि पे खेती होती है और अधिक उत्पादन होता है, तो उसे खरीदने और बेचने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं, जहाँ की ज़्यादा व्यक्ति एक जगह में रहता है, जस्ट लाइक ए शहर। जब वहाँ पे ले जाते हैं तो वहाँ पे उसका खरीद फरोख्त होता है, विनिमय होता है, जो कि व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो उन्नत व्यापार भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये था चौथा कारण, ठीक है। और पांचवा हमारा है सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम देखते हैं कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था शहरीकरण के विकास में किस तरह से योगदान किया। तो जब हम किसी भी राज्य या फिर नगर की बात करते हैं, तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वह सुख शांति और समृद्धि का द्योतक होता है। अगर देखा जाए तो अगर अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था है तो वहाँ पे शांति और नियमों का पालन किया जाता है, वहाँ पे व्यवस्थाएं सही ढंग से होती है, चाहे वो व्यापार हो, खेती हो या फिर किसी भी तरह की चीजें हो, जो वहाँ के शहरीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे है श्रम विभाजन। यहाँ पे देखा जाए तो श्रम विभाजन से यहाँ मतलब है कि एक ही जगह पे अलग अलग श्रम का किया जाना, मतलब कोई वस्त्र का निर्माण कर रहा है, कोई आभूषण का निर्माण कर रहा है, कोई भवन बना रहा है, तो कोई घरों का निर्माण कर रहा है, कोई बर्तनों का निर्माण कर रहा है। इस तरह की क्रियाओं को हम श्रम विभाजन के अंतर्गत रखते हैं। और जब किसी भी शहर में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है या किसी भी जगह में, तो वहाँ पे शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी श्रम विभाजन मुख्य रूप से उत्तरदायी है शहरीकरण के विकास में। अगला है हमारा कुशल परिवहन। अब हम देखा जाए तो कि अगर व्यापार उन्नत है तो व्यापार को उन्नत अवस्था में पहुंचाने में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहले प्राचीन काल में बैलों पे सामानों को लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, जिसमें कि समय भी अधिक लगता था और खर्च भी अधिक होता था। खर्च के कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो जानवरों को खिलाने पिलाने में ज़्यादा खर्च हो जाया करते थे, तो उसको सुगम बनाने के लिए वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई, तो जल परिवहन का उपयोग किया गया, जो कि सुगम और सस्ता होता था, बशर्ते कि बैलों या पशुओं के परिवहन से, ठीक है। तो उन्नत परिवहन का या कुशल परिवहन से हमारा तात्पर्य यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जब शहरीकरण का विकास हुआ तो उस समय तक सुगम सरल और जल परिवहन की व्यवस्था हुई, जिसकी वजह से वहाँ शहरीकरण का विकास हुआ, व्यापार उन्नत हुआ, उद्योग उन्नत हुआ। इन सारे कारणों से वहाँ पे शहरीकरण का विकास हुआ और उन्नत नगरों का विकास होते चला गया। तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया में आधुनिक नगर जो विकसित हुए वह इन्हीं कारकों की वजह से हुए, ठीक है। अगला चर्चा हम करेंगे शहरों के प्रकार पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शहरों का प्रकार। शहरों का प्रकार, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो नगरें थी या शहर थे वे 3 प्रकार के थे। पहला क्या था? पहला था
व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ था, वहाँ पे भी नगरों का विकास हुआ, तो हम उन्हें दूसरे कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है शहरी शाही शहर या फिर प्रशासनिक या राज व्यवस्थाएं। कहने का मतलब है कि नगर का जो प्रशासन होता था, प्रशासक होता था या शासक होता था, यानी राजशाही महल या फिर वहाँ के आसपास जितनी भी बस्तियां बसी होती थी, नगर बसे होते थे, वे तीसरे कैटेगरी में आते थे। ठीक है। तो इस प्रकार शहरों के प्रकार में हमने देखा कि शहर मेसोपोटामिया में 3 कैटेगरी में विभाजित थे। पहला वे शहर आते थे जो मंदिर के इर्द गिर्द विकसित होते थे, दूसरा वे शहर थे जो व्यापारिक केंद्रों की भूमिका निभाते थे, और तीसरा वे नगर थे जो शाही महल के आसपास या प्रशासनिक भवन के आसपास जो विकसित हुए थे। तो ये हमारा 6 पॉइंट हुआ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे आपका शहरों का महत्व। शहरों का महत्व। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा शहरों का महत्व। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि मेसोपोटामिया में नगर का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इन नगरों के विकास या फिर शहरीकरण में किन कारकों की भूमिका रही। इसके बाद हमने देखा कि उन शहरों को हम किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कितने प्रकार के वहाँ शहर विकसित हुए थे, तो जिसको कि हमने 3 भागों में डिवाइड किया। इसके बाद अगला है कि इन शहरों का क्या महत्व था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए इन शहरों का क्या महत्व था। ठीक है। इस पॉइंट में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला महत्व था कि शहरों के विकास के लिए, शहरों का विकास मेसोपोटामिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये उनकी उच्च सभ्यता के विकास का द्योतक था, यानी किसी भी सभ्यता या नगर के प्रसिद्धि का कारण होता है शहरों का विकास। अगर वहाँ पे शहर अच्छे से बसे हुए सुव्यवस्थित होते हैं तो उस सभ्यता को एक उत्तम कोटि की सभ्यता का दर्जा प्राप्त होता है। तो उनका पहला महत्व था कि वे बहुत ही सुदृढ़ रूप में बसे हुए थे, नगरों भवनों का निर्माण अच्छे ढंग से हुआ था। और दूसरी बात है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो शहरों में रहना पसंद करते थे, उनका रहन सहन शहरी जीवन से ज़्यादा प्रभावित था और वे अपने शहरों पर गर्व भी करते थे। अगर देखा जाए तो अगर कोई शहर जल के बहाव में या फिर प्राकृतिक आपदा के द्वारा या फिर युद्ध के द्वारा अगर वो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाते थे तो उस पर भी उन लोगों को बहुत गर्व होता था और उसको यादगार के रूप में वे क्या करते थे कि वे काव्यों में उसकी रचना करते थे और उस माध्यम से उसको यादगार बनाते थे। तो इस प्रकार शहरों का मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर शहर का महत्व नहीं होता तो वहाँ पे उद्योगों का विकास नहीं होता, वहाँ पे उन्नत व्यापार नहीं होते, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती, श्रम विभाजन अच्छे से नहीं होता, कुशल परिवहन की व्यवस्था नहीं होती। तो इन सारे चीजों के लिए शहरों का बहुत ही महत्व था मेसोपोटामिया के लोगों के लिए। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि शहरों का बहुत महत्व था। आगे हम नेक्स्ट लिखते हैं, अगला पॉइंट है मेरा कि शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम क्या हुए। अगला पॉइंट है मेरा शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम। शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम, ये हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है। तो हमने देखा कि शहरों का महत्व क्या था, कि शहरीकरण के कारण दूरगामी परिणाम क्या हो, यानी दूर के परिणाम क्या हुए। तो हम इस पॉइंट में इस बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि मेसोपोटामिया में बहुत सारे नगरों का उदय हुआ, जो पिछले हमने पॉइंट में बताया है।
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम में सबसे पहला है उन्नत व्यापार का उत्पन्न होना, इसके बाद उद्योगों का विकास होना, इसके बाद है खाद्यान्नों का अधिक मात्रा में उत्पादन होना, श्रम का विभाजन होना, इसके बाद में है कुशल परिवहन की व्यवस्था होना, इसके बाद में है यानी इन सारी चीजों का हुआ। अगर हम देखें तो शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणामों में हम सुव्यवस्थित प्रशासन को भी रख सकते हैं। सुव्यवस्थित प्रशासन यानी सबसे पहले हुआ व्यापार, दूसरा हुआ उद्योगों का विकास, तीसरा हुआ सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। यानी ये जो कारक हुए शहरों के विकास में, उसी तरह से इन शहरों के दूरगामी परिणाम को अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें भी हम उन्नत व्यापार, उद्योगों का विकास, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था, श्रम का विभाजन और कुशल परिवहन की चर्चा हम एनी हाउ करेंगे। और तो और देखा जाए तो मंदिरों का भी विकास हुआ। ठीक है, इस प्रकार आज पहले सेशन में हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या देखे। सबसे पहले हमने देखा विषय परिचय। ठीक है, विषय परिचय में हमने बताया कि प्रारंभिक नगर सबसे पहले कहाँ विकसित हुए और किस तरह से हुए। यानी हमने उसमें चर्चा की कि पाषाण युग के बाद धातु युग आया, धातु युग के बाद ताम्र युग आया, ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, कांस्य युग के बाद ही शहरीकरण की व्यवस्था उत्पन्न हुई। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय भी दिया कि यहाँ पे 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, दूसरा है पहला है सुमेर की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता और तीसरा है असीरिया की सभ्यता। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हमने चर्चा की कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी। भौगोलिक स्थिति थी कि उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। उत्तरी भागों में सीरिया साम्राज्य का विकास हुआ था, जिसे असीरिया सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको कि हम असीरिया सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी तरह से दक्षिणी में अकादियन साम्राज्य और सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम अकादियन या फिर बेबीलोन की सभ्यता के नाम से जानते हैं या फिर सुमेर की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी तरह से नगरों का विकास, यानी तीनों ही नगर मेसोपोटामिया की तीनों सभ्यता में अलग अलग नगरों के बहुत सारे अनेक नगरों का विकास हुआ, जिसको कि हमने पॉइंट नंबर 4 में देखा। इसके बाद अगला है शहरीकरण में सहायक कारक। हमने देखा कि पहला था मंदिर, दूसरा था प्राकृतिक उर्वरता एवं खाद्यान्न का उच्च स्तर, उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था, श्रम का विभाजन और कुशल परिवहन, ये सारी चीज थे। ठीक है, आगे हमने देखा कि शहरों का प्रकार, यानी कितने तरह के शहर थे जो कि 3 भाग में डिवाइड थे। एक थे मंदिर के इर्द जो बसे हुए शहर थे, दूसरा थे व्यापारिक केंद्रों के जो शहर थे और तीसरा था हमारा जो प्रशासनिक शहर थे, यानी शाही मान के आसपास जो शहर विकसित हुए थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा था कि शहरों का क्या महत्व है। शहरों का बहुत ही महत्व था, उन्नत व्यापार के लिए था, उद्योगों के विकास के लिए था, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए था, श्रम विभाजन के लिए था, कुशल परिवहन के लिए था। इन सारी चीजों के लिए मेसोपोटामिया के लोगों को शहरों का महत्व, मेसोपोटामिया के लोगों के लिए शहरों का महत्व बहुत था। आगे हम देखते हैं शहरीकरण के प्रमुख दूरगामी परिणाम जो हुए, वो तो हमने बता दिया कि ये सारे हुए। अब हम बात करते हैं तो बच्चों, आज हमने इस पहले चैप्टर में, इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर जो कि आरंभिक नगर में लेखन कला और शहरी जीवन के विकास पर हमने प्रकाश डाला, जिसमें हमने
फर्स्ट फेज के विराम देते हैं। धन्यवाद।